प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नशा कहानी का अध्ययन करेंगे जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। आइए नशा कहानी का अध्ययन करते हैं। यह कहानी दो दोस्तों की कहानी है, जो एक धनी वर्ग का है और दूसरा निर्धन वर्ग का। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद ना थी। हम दोनों परस्पर बहस होती रहती थी। परस्पर मतलब एक दूसरे से। मैं जमींदारों की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बांझ कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमज़ोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। यह कहना कि सभी मनुष्य बराबर होते हैं, छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे। लचर दलीलें थी। लचर मतलब कमज़ोर दलीलें थी वह उसकी। किसी मनुष्य और या नैतिक नियम से इस व्यवसाय का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मागर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता, यानी जो बात चुभने वाली बात होती है वह कह जाता। लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात ना करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है, इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था। नौकरों से बिस्तर लगाने में जरा सी देर की दूध ज़रूरत से ज़्यादा गर्म या ठंडा हुआ साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता था। सुस्ती या बदतमीजी उसे ज़रा भी बर्दाश्त नहीं थी, पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्दता और नम्रता से भरा हुआ था। यानी वो लेखक के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोग प्रेम सिद्धांत पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से विलासता और ऐश्वर्य प्रिय था। अब दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर ना जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए पैसे ना थे और मैं घर वालों को तकलीफ नहीं देना चाहता था। जानता हूँ वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर कौन पढ़ता है। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर आने का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राज़ी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की खूब तैयारी हो जाएगी। वह अमीर होने के साथ साथ मेहनती और ज़हीन है, उसने इसके साथ ही कहा। लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, अगर ज़मींदारी की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वह लोग तो आसामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने आसामियों को उनकी सेवा के लिए पैदा किया है। आसामी भी वही समझता है। अगर उसे सुझा दिया जाए कि ज़मींदारी और आसामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो ज़मींदारों का कहीं पता ना लगेगा। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊँगा? हाँ, मैं यही समझता हूँ। तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब ना दिया। कदाचित उसने एक मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी अपनी जिद पर
मैं भी अपनी ज़िद पकड़े रहता। सेकंड क्लास में तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफ़र ना किया था। अब सेकंड क्लास में सफ़र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुँचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ़्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलूँगा कौन। पिछलूँगा मतलब पीछे लगने वाला, जैसे चापलूस या किसी के पीछे लगने वाला व्यक्ति। लेकिन ना जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसा ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिताजी को जो वेतन मिलता है उससे ज़्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता हो। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दी। फिर भी मैं उन सभी से उसी तत्परता और विनय की प्रतीक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। ईश्वरी के हुक्म पर सब क्या दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज़ मांगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद ना मिला। यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। यानी जो लेखक थे वो अपने मित्र, जो जमींदार मित्र था, उसका जो रुतबा था, जो उसके आगे पीछे लोग घूम रहे थे, वो उन्हें चुप रहा था। आगे बढ़ते हैं। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामे ने ईश्वरी को सलाम किया और मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितनी तमीज़दार हैं ये सब। एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग नहीं। मैंने खट्टे मन से कह दिया, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज़ इनाम दिया करो तो इससे ज़्यादा तमीज़दार हो जाएंगे। तो क्या तुम समझते हो कि यह केवल इनाम के लालच में इतना अदब करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज़ और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। गाड़ी चली, डाक थी, प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक भी इतना समझता है। वह बीच वाली बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता। बोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुँचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष थे, 5 बेगारों ने हमारा सामान उठाया। दोनों पीछे पीछे चले। एक मुस्लिम था, रियासत अली, दूसरा ब्राह्मण था, राम हरक। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हो, कौवे होकर हंस के साथ कैसे? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, हम साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूँ कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद में पढ़ा हुआ हूँ। नहीं कब का लखनऊ चला आया होता। अब कि मैं इन्हें घसीट लाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिया। आखिर तार तो अर्जेंट था। उसकी फीस 4 आने प्रति शब्द थी, पर यहाँ से उसका जवाब भी इनकारी ही गया। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़े। रियासत अली
ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सीधे साधे जान लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की। महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा और कुछ पहनते ही नहीं, सारे पुराने कपड़े जला डाले। यूं कहो कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है कि अभी अनाथालय से निकलकर आए हैं। राम हरख बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भाप नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराज चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते। एक गाड़े की मिर्जई और अमरोधा जूता पहने बाजार में घूमा करते थे। सुनते हैं एक बार बेगारी में पकड़े गए थे और उन्होंने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। मैं मन में कटा जा रहा था, पर ना जाने क्या बात थी कि यह सफ़ेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यप्रद ना जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य में के साथ मन में उस कल्पित वैभव की समीपतर आता जाता था। यानी जो नौकर से ईश्वरी बात कर रहे थे कि बहुत रईस आदमी है, बहुत रिच पर्सन है, जमींदार है, लेखक को वो बुरा नहीं लग रहा था। लेखक को क्या लग रहा था? लेखक उसकी कल्पना में खोए चले जा रहे थे। लेखक को वो सब सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं शहसवार नहीं हूँ, हाँ लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ। यह देखना तो कलसाराम घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ, पर बोटियां काँप रही थीं। मैंने चेहरे पर शिकान ना पड़ने दिया। घोड़े को ईश्वरी के घोड़े के पीछे डाल दिया, यानी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। खैरियत तो यह थी हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज ना किया, वरना शायद मैं हाथ पैर तुड़वा कर लौटता। संभव है कि ईश्वरी ने समझ लिया था कि यह कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था? किला था, इमाम बाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिताजी, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ ना पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार, लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल को भी अफसर समझने वाले कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीत कर रहे हो, यानी बेकार कर रहे हो। ईश्वरी ने सुदृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते ही भी नहीं। जरा देर बाद एक नाई हमारे पांव दबाने लगा। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुठ मार दी और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता था। और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक ही पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूँ, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती झाड़ते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले। होटल में जूते पहने मेज पर जा डटे थे। यहाँ पाँव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पाँव
बढ़ा दिए। कहार ने उसके पाँव धोए, मैंने भी पाँव बढ़ा दिया। कहार ने मेरे भी पाँव धोए। सोचा था वहाँ देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता। कहीं नदी में बाजरे पर सैर करते कर रहे हैं, कहीं मछलियाँ या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनाते। नौकर का एक जत्था हमेशा घेरे रहता। अपने हाथ पांव हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल जुबान हिला देना काफ़ी है। नौकर नहाने बैठे तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटे तो 2 आदमी पंखा झेलने को खड़े। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में ज़रा भी देर ना होने पाए, कहीं कुंवर साहब नाराज़ ना हो जाए, बिछावन ठीक समय पर लग जाए। कुंवर साहब का सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी से भी ज़्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं? उनकी महानता में बट्टा लग जाएगा। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था। शायद अपनी माता जी से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थीं, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे महर आया। बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर बिछाने की उसे सुध ना लगी रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट लगाई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। ये सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई, मगर लैंप ना जला। लैंप मेज पर रखा हुआ था। दिया सिलाई भी वहीं थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप ना जलाता था। फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं? झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था। जी उधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारत। देव योग से उसी समय मुंशी रियासत अली आ निकले। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा। ऐसी फटकार लगाई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी फिक्र नहीं, लैंप तो जलवा दो। मामूली नहीं, ऐसे मालूम नहीं ऐसे कामचोर नौकर आदमियों का यहाँ कैसे गुजारा होता है। मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह ना हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहाँ एक ठाकुर आया करता था। कुछ मंचला आदमी था। महात्मा गांधी का परम भक्त मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा रिहास करता था, पर मुझसे कुछ पूछने में संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना? लोग कहते हैं कि यहाँ स्वराज हो जाएगा तो जमींदार ना हो रहेंगे। मैंने शान दिखाई। जमींदारों की रहने की ज़रूरत ही क्या है? यह लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्या सरकार सब जमींदारों की ज़मीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग खुशी से दे देंगे। जो लोग खुशी से ना दें उनकी ज़मीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार ही बैठे हैं। जो ही स्वराज हुआ अपने सारे इलाके आसामियों के नाम हिबा कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार। हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी ज़मीन दे दें तो चलकर कहीं आपकी सेवा में रहें। मैंने कहा, अभी मेरा कोई इख्तियार नहीं भाई, लेकिन जो ही
अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें मोटर ड्राइविंग सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूँगा। सुना। उस दिन ठाकुर ने खूब भांग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया। छुट्टी इसी तरह समाप्त हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरचित विनय और देवत्व की मोहर हर एक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूं, पर लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था। पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोगकर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं। इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। यही आखिरी गाड़ी थी। किसी तरह रुक ना सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहाँ अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से, लेटे लेटे जा रहे थे, सुकड़े हुए। जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था। पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोगकर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं। इंटर क्लास की हालत तो उससे भी बदतर। यही आखिरी गाड़ी थी। किसी तरह रुक ना सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहाँ पर अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से, लेटे लेटे और जा रहे थे सुकड़ते हुए। पहलू बदलने की भी जगह नहीं थी। कई आदमी बड़े पढ़े लिखे भी थे। वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा। छोटे बड़े सब बराबर। राजा भी किसी प्रकार का न्याय करे तो अदालत उसकी भी गर्दन दबा देती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बना था, कलकत्ता जा रहा था। कहीं गट्ठर रखने की जगह ना मिली, पीठ पर बांधे हुए था। इस बात से बेचैन होकर बार बार वो इतना बेचैन था क्योंकि उसके एक तो भीड़ बहुत थी और उसकी पीठ पर गट्ठर रखा हुआ था। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। इसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गट्ठर से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरा उस गट्ठर को आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे धकेल दिया और 2 तमाचे जोर जोर से लगाए। उसने आंखें निकालकर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया। चारों ओर से मुझ पर बौछारें पड़ने लगीं। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे। कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा। मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। क्या कसूर किया है बेचारे ने। गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं। खिड़की के पर जाकर जरा सी सांस लेने के लिए खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है। यह भी अंग्रेजी राज्य है जिसका आप बखान कर रहे थे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तर माँ घुस पावत नहीं, आपे इतरा मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट इन इडियट्स यू आर वीर। और मेरा नशा सब कुछ
उतरता हुआ मालूम होता था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर परिस्थिति में संयमता से काम लेना चाहिए।